राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को डिग्री और पदक किए प्रदान। कहा, राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करती है सामाजिक समानता और एकता। प्रदेश के बिजली मंत्री ने झज्जर में उद्योगपतियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, हरियाणा के 5000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे मिल रही है बिजली। परंपरागत खेती की बजाय अब किसान गैर परंपरागत खेती की ओर कर रहे हैं रुझान। किसान अब अमरूद, किन्नू, अनार और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों की खेती कर कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। और आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का लिया निर्णय। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को डिग्री और पदक प्रदान किए। भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के छात्रों को भी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सामाजिक समानता और एकता राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सादगी और सच्चाई समृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भूगोल और फसल की बहुरूपता के मामले में बिहार की विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भिन्नता और विशिष्टता को युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय विविधता लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाएगी। सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लिया। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवसर से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। राष्ट्रपति ने विख्यात अभिनेता और निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट उपाधि से अलंकृत किया। पूर्व सांसद और उद्योगपति आर.के. सिन्हा को भी मानव उपाधि से सम्मानित किया गया। कुल 1085 विद्यार्थियों को डिग्री और पदक दिए गए। 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है। केंद्र के इस फैसले से प्रदेश के किसान काफी उत्साहित हैं। करनाल के किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी लाभ होगा, उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट ने गेहूं, जौ, चना और सरसों सहित 6 फसलों की एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस घोषणा को किसानों को सशक्त करने वाला बताया है। करनाल में किसानों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये एक सराहनीय फैसला है। इससे उन्हें अपने खर्चों से काफी राहत मिलेगी और प्रति एकड़ 2 से 3 हजार का फायदा होगा। इनकम है, आमदनी है उनका, क्योंकि डे बाई डे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको पर एकड़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। जैसे हम बात करें कि सरकार का धन्यवाद देने के लिए, गेहूं के ऊपर सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है, चने के ऊपर 105 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है। इससे हम लोगों को जो हमारी आमदनी है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, उनकी जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली वो इम्प्रूव कर पाए। और बहुत अच्छा लगा, सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। किसानों के वैसे ही ऑलरेडी जो है बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनमें चाहे आप खाद का लगाइए या बीज का लगाइए, दवाइयों का लगाइए। तो मेरा मानना ये है किसानों के लिए सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। और अभी जो आज आपके गेहूं पे और चना पे और सरसों पे एमएसपी बढ़ाया है, वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे किसानों को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ेगा। जो एमएसपी है उसमें वृद्धि की है, तो ये मैं किसानों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और उनको संदेश देना चाहता हूं
कि सरकार भी उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और भरपूर प्रयास कर रही है। संस्थान के साथ साथ यदि सरकार का और नीति नियंताओं का सपोर्ट रहेगा तो हम गेहूं के मामले में देश को और आगे ले जाने में कामयाब होंगे। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा के लगभग 5,700 से ज्यादा गांव में 24 घंटे में बिजली मिल रही है। जिन गांव में घरों से बाहर मीटर नहीं लगे हैं वहां पर 16 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि लाइन लॉस भी अब 31% से घटकर 9% पर आ गया है। रंजीत चौटाला ने कहा कि उद्योगों को बिजली की सही ढंग से आपूर्ति दी जा रही है। पूरा परफॉर्मेंस देखें तो हमारा बहुत बढ़िया है। लाइन लॉस 31 से 9 पे आ रहा है और 6307 गांव हैं टोटल जो विलेजेस हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड पे। इस वक्त हम 5700 से ज्यादा में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जिन गाँव में नहीं जा रही उसका कारण यह है कि लोग बिल नहीं भर रहे। कुछ पॉकेट्स हैं रोहतक में, सोनीपत में, जींद में, भिवानी में, हिसार में, पलवल में भी है जहाँ लोग मीटर बार नहीं लगा रहे। तो हमारी मजबूरी है कि 16 घंटे देते हैं। वैसे ओवरऑल देखिए हम जो कर रहे हैं कि हमारा जो एक मैं परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपसे कि जितनी क्रेन्स बनती हैं वो उसका हम 53% हम अकेला हरियाणा बनाते हैं पूरे देश का। जितने एक्सकवेटर हैं वो 60% हमारा शेयर है। कार्स बनती है उसका 50% अकेला हरियाणा बनाते हैं देश का। और मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% बनाते हैं। ट्रैक्टर्स में हमारा 32% है। जब भी अंबानी आए, अडानी आए, आपके टाटा बिरला जाए, मित्तल जाए, पहली चीज देखते हैं कि पावर पोजीशन। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने मंगाली व गंगवा गांव के सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी, बाल देखभाल केंद्र, सीसीसी तथा पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचसी में चिकित्सा सुविधाओं तथा गांव मंगाली व गंगवा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील की भी जांच की। आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि आयोग के पास अलग अलग विभागों से शिकायत आती है। शिकायतें आने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0055 जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल आने पर भी आयोग द्वारा रिप्लाई किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से एंटी रैगिंग पॉलिसी होती है वैसे ही हर स्कूल में एंटी बुलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। आयोग में भी इस बारे में ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि एंटी बुलिंग के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। तो आपको पलट के वो कॉल वापस अगले दिन जरूर आएगी। सो हमारे पास इवन जो कॉल कॉल्स भी कर देते हैं कि सोचते हैं कि हाँ कमीशन में चलो नंबर दिया हुआ है, या फिर कोई बच्चा है उसने देखा कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, हिम्मत नहीं हो पाती और कंप्लेन को लिख के नहीं दे पाता। सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं होते। सो हम हर एक कॉल को भी सीरियसली लेते हैं। अगर मिस्ड कॉल भी आई है तो उसके ऊपर भी हम पूछेंगे कि जिसके जहाँ से भी आई है कि बुलिंग चाहे किसी की भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की वो माने नहीं है और किसी भी रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। से नो टू बुलिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटी बुलिंग जो एक पॉलिसी जो है वो हर स्कूल में होनी चाहिए। तो जैसे एंटी रैगिंग पॉलिसी है ऐसे एंटी बुलिंग पॉलिसी आयोग भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इसके ऊपर। सो जो हमारे अध्यक्ष महोदय का एक विजन है कि एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस के साथ हर स्कूल में जानी चाहिए कि क्या बुलिंग होती है, क्या नहीं बुलिंग होती है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसानों को एक्सीलेंस सेंटर पिनगवा में नू उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने संबोधित किया। इस एफपीओ किसान सम्मेलन में किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और अधिक से अधिक इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया।
उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि किसानों की आय कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर एफपीओ में चर्चा की गई। नूंह जिले में बड़ी मात्रा में बरसाती प्याज किसान उगाता है। उन्होंने कहा कि नूंह में एक प्याज मंडी होगी तो राजस्थान के किसानों के प्याज भी यहाँ की मंडी में आएंगी और किसानों को उसी प्याज का अच्छा भाव मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नूंह जिले में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए आंकड़ा गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। तकरीबन 100 एकड़ भूमि में तालाब बनाए जा रहे हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। किया है तो वैसे तो टमाटो है, लेकिन इस एरिया पर्टिकुलर में प्याज बहुत उगता है, तो उसके लिए ये एक्सलेंस सेंटर बनाया गया ताकि यहाँ पर प्रोसेसिंग का वेराइटियां बनाना, कैसे उसको वो करना है, उसको बढ़ावा दिया सके, इनकम बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया है जो कि आकेड़ा गांव के अंदर है, जिसके अंदर हम एक चक बना देते हैं किसानों का लगभग 100 एकड़ का, और उसमें फिर हम ड्रिप इरिगेशन और क्या नाम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन से वो पानी देते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो एग्जिस्टिंग पानी है जो कि वेस्ट जाता है उसको यूटिलाइज हम करते हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि पिनगवा कस्बे में तकरीबन 55 एकड़ भूमि में एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें प्याज भंडारण से लेकर प्याज की नई किस्मों के पौध तैयार की जाएगी। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिले में सरकार की तरफ से सरकारी बीज केंद्र भी खोला जाना चाहिए ताकि अच्छा बीज व दवाइयां किसानों को मिल सकें। जो प्याज की गंठियों का उत्पादन करेंगे और वो उत्पादन करके इस सेंटर पे भेजेंगे। यहाँ से हम किसानों को आधी छूट पे गंठियों का बीज देंगे, और जो किसान अलवर से, खैरतल मंडी से, किशनगढ़ से जो बीज लाते थे उनको वहां से बीज लाने की जरूरत नहीं होगी। मेवात खुद ही अपने आप में बीज बनाने में सक्षम हो जाएगा इस सेंटर के माध्यम से। किसानों के एफपीओ के माध्यम से काफी सफलता मिलती है। जैसे संकर सब्जी पे सरकार 15,000 रुपए पर एकड़ की सब्सिडी देती है और टनल पर लगभग 30,000 रुपए पर एकड़, बम्बू स्टैकिंग पे 38,250 रुपए पर एकड़ ये सब्सिडी देती है। और जो भी किसान को नई खेती कर, जैसे अपना स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी पे 40,000 रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, जिसका लाभ महेंद्रगढ़ जिले के लाभार्थियों को मिल रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार का है, जिसका लाभ अब नारनौल के पाटकरा में भी मिलने लगा है। पाटकरा निवासी सीमा यादव और छात्र महिमा ने सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पहले उन्हें पानी के लिए दूर दराज तक जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके घरों में नल के कनेक्शन लग गए हैं और पानी घर तक पहुंचने लगा है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जो घर घर कनेक्शन और घर घर नल वाली जो स्कीम है, उसकी वजह से हमें इस समस्या से निजात मिली है। मैं बहुत आभारी हूँ मोदी सरकार की और हरियाणा सरकार की, जो हमें इस समस्या से निजात मिली और उनकी ये जो घर घर कनेक्शन और नल वाली जो स्कीम है वो सफल हुई। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जल की इतनी परेशानी नहीं होती, हर घर में नल लगवाए गए हैं, जिस वजह से अब स्कूल वगैरह में जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। हर घर में इसकी पानी की फैसिलिटी है, इसलिए मैं मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाकर अपना मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। और भारत सरकार ने हमें फायदा दिया, इतनी भयंकर बीमारी का हमने इलाज करवाया। आयुष्मान कार्ड की तरफ से हमारा इलाज होगा, नहीं तो हम तो ऐसे मजदूर तबका के लोग थे कि हम इलाज करवा भी नहीं सकते थे। मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है जी, रीढ़ की हड्डी का। देखो जी, मुझे बहुत बढ़िया सुविधा मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल से मैंने इलाज करवाया है। रेवाड़ी की मानी चुनी हॉस्पिटल में है वेदांता हॉस्पिटल, उसमें मैंने इलाज करवाया, बढ़िया सुविधा मिली है। और हमें गरीब परिवार से संबंधित और हमारी मम्मी के कैंसर की शिकायत है, तो इस आयुष्मान कार्ड से हम मेरी मम्मी का इलाज करवा रहे हैं। और मोदी जी ने यह बहुत ही अच्छा किया कि अब इससे गरीब आदमी नहीं मर सकता। मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं में अब दस्तकारों को भी शामिल किया गया है और केंद्र सरकार ने ऐसे दस्तकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। वेल्डिंग का काम करने वाले राजकुमार और सतपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस योजना को बेहतर बताते हुए कहा है कि अब इस योजना का लाभ उठाकर वे अपने काम को और आगे बढ़ा सकेंगे। चलाई है प्रधानमंत्री योजना, विश्वकर्मा योजना,
इससे हमारे बहुत लाभदायक है। 15,000 रुपये औजारों के दे रही है और 3 लाख रुपए कम ब्याज पे लोन दे रही है, जो कि आगे हम अपना कारोबार और आगे बढ़ाएं। इससे हमें बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना जो चालू की गई है, इससे हमें बहुत ही लाभ प्रदान हुआ है, जिसमें 15,000 रुपये तो औजारों के प्राप्त हो रहे हैं, दे रही सरकार, और 3 लाख रुपए कम ब्याज के ऊपर जो लोन दे रही है। परंपरागत खेती की बजाय अब किसान गैर परंपरागत खेती की ओर रुझान कर रहे हैं। किसान अब अमरूद, किन्नू, अनार और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों की खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, इसके साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम नहीं होती। सिरसा के रहने वाले किसान गुरशरण सिंह ने सिरसा के साथ लगते गांव में अपनी जमीन में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और अब वो काफी अच्छी आमदनी ले रहे हैं। गुरशरण सिंह ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की उन्होंने 2022 से शुरुआत की और अब 1.5 साल बाद फल लगने शुरू हो चुके हैं। ड्रैगन फ्रूट हालांकि बहुत कीमती है, लेकिन ये कैक्टस जिसे हम थोर भी बोलते हैं, कांटेदार जो पौधा होता है, उसकी फैमिली से आता है, इसलिए ये रेगिस्तान में भी हो सकता है और बल्कि इसको बहुत भारी ज़मीन चाहिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसको इरिगेशन भी नहीं चाहिए। हालांकि हॉर्टिकल्चर मिशन बोलता है कि इसे भी आप न्यूट्रिएंट्स डालें ताकि आपका उत्पादन बढ़िया हो सके, लेकिन ये खेत की उर्वरक शक्ति को कम नहीं करता, इसलिए ये वहाँ भी अच्छा रहेगा जहाँ रेतीले खेत हैं या टिब्बे जैसी ज़मीनें हैं, क्योंकि इसको पोल्स पर चढ़ाया जाता है तो इसके लिए ज़मीन बहुत समतल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्लड इरिगेशन की जगह आप इसमें ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान गुरजीत सिंह ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट को कई क्षेत्र में पिताया भी बोला जाता है। ये पहले बाकी राज्यों में लगता था, लेकिन अब इसकी खेती हरियाणा में भी होने लगी है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि कांटेदार होने के कारण इसे रेगिस्तान जैसे इलाके में भी लगाया जा सकता है। जिसको आम भाषा में पिताया भी बोलते हैं कई इलाकों में, ये एक बहुत ही हार्डी फ्रूट कह सकते हैं। हालांकि इसको पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे, बहुत ही कीमत तब थी, बहुत ही कीमत आज भी है। पहले ये और स्टेट्स में लगता था, लेकिन अब हरियाणा में और हरियाणा के सिरसा में भी इसकी खेती होने लगी है, जो एक बहुत ही सुखद, मुझे लगता है कि एक डेवलपमेंट हुई है। और कुछ पढ़े लिखे किसान सिरसा के भी सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि वो दूसरे किसानों को मोटिवेट कर सकें कि इस तरह से भी आप खेती से लाभ ले सकते हैं। वहीं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर सूखे की खेती है। ये अपने क्षेत्र के लिए नई वैरायटी है और वातावरण के लिए भी काफी लाभदायक है। बहुत से किसान इस खेती को अपना रहे हैं और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। किसान भाई इसको अपना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो एक मार्गदर्शन या रोल मॉडल साबित होंगे। जैसे गुरशरण जी सिरसा के फार्मर हैं, वो कई दिनों से इसे खेती कर रहे हैं। एक अच्छा खासा व्यापारी, एक अच्छा खासा उनका बिजनेस सेटअप होने के बावजूद भी एक अच्छे अग्रसर किसान होने का उन्होंने दिखाते हुए उन्होंने इस खेती को अपनाया है। और हम जो विभाग है उनके साथ खड़ा है, टेक्निकल उनके साथ खड़ा है, और सभी दूसरे किसान भाइयों से भी मैं चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानें और इस खेती को अपनाएं, क्योंकि जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, कपास, ग्वार, बाजरा, इससे कई गुना आपको अच्छा मुनाफा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान देने के लिए चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा कैथल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए स्कूल में एक अमृत कलश रखा, जिसमें छात्राओं ने माटी डाली और उस अमृत कलश को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैथल के एसडीएम कपिल कुमार और पुलिस डीएसपी उमेद सिंह को सौंप दिया, ताकि इस अमृत कलश को प्रशासन द्वारा दिल्ली में होने वाले आयोजन में भेजा जा सके। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र की कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देश प्रेम और देश को एकजुट होकर मजबूत बनाने को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कैथल जिला में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश में मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य, जिसका औचित्य है कि हमारे देश की युवा शक्ति जो है
हमारे जितने भी वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारी वीरांगनाएं हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में उनको साथ लेकर चले। हमारे देश की जो हमारे आगे आने वाला भविष्य है, हमारा युवा पीढ़ी का, उसमें हमारी पुरानी संस्कृति की धरोहर हो, हमारे आज की आधुनिक तकनीक हो और हमारे आने वाले भविष्य का एक सुंदर साकार सपना लेकर जो है हमारे देश के युवा इस अमृत कलश यात्रा में जुड़ रहे हैं। और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जो है खंड स्तर पर हर एक खंड में इस तरह की कलश यात्राओं का बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम बच्चे स्कूलिंग से ही अपने शहीदों के प्रति थैंकफुलनेस जता सकते हैं। छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक सबने माटी दी है। देश के हर कोने से, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, साउथ, कोई भी कोना हो, हर कोने से उस अमृत वाटिका के लिए मिट्टी आई गई है। मेरी माटी मेरा देश, जिसमें हम हर एक देश के हर कोने से माटी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग दिल्ली में एक अमृत वाटिका बना सकें और उस वाटिका में देश की हर एक मिट्टी होगी ताकि हम लोग अपने अमरवीर जवानों को याद कर सकें। और जैसे कि हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो फिर उसके उपलक्ष्य में यह एक बहुत अच्छा मौका है ताकि हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यह बता सकें। हर साल की तरह इस साल भी शहर भर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पंचकुला के नज़दीक जीरकपुर में भी पिछले 2 सालों से जड़ों से जुड़ो स्वयंसेवी संस्था रामलीला का मंचन कर रही है। इस मंच की खास बात यह है कि इसमें सभी किरदार महिलाओं ही निभा रही हैं, जिसमें 9 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की 45 महिलाएं शामिल हैं। रामलीला में अभिनय करने वाली महिलाओं में वकील, बैंककर्मी, उद्यमी महिलाएं और अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं हैं और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज की छात्राएं भी हैं। संस्था के संस्थापक एकता नागपाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ महिला का नौकरी करना नहीं होता। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ सामाजिक सामंजस्य बिठाने के भी काबिल होनी चाहिए। इसी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था की तरफ से ये कोशिश की गई है। महिला हैं जो रामलीला के मंचन में अपनी सेवा दे रही हैं। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है इंडियन वुमेनहुड का, भारतीय नारित्व का कितना खूबसूरत एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा। और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें कोई डॉक्टर है, कोई इसमें इंजीनियर है, कोई इसमें एडवोकेट है, कोई इसमें आर्किटेक्ट है, कोई इसमें वेलनेस कोच है, कोई इसमें जो है प्रोफेसर्स हैं, कोई जो है होम मेकर्स हैं, कोई इसमें रिटायर्ड हैं, सीए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी हमारी बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इसमें हमने आपको बताया। तो अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं जो हैं इसमें मिलकर के रोल प्ले कर रही हैं। तो इस वजह से हम आप सब से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक रामलीला में जो बहनें प्रयास कर रही हैं, उनको बहुत से चैलेंजेस जो हैं सामने आते हैं। बहुत से धर्म के ठेकेदार होते हैं जो कि ऐसे कामों में हमको परेशान भी करते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तन से, मन से, धन से हमारे साथ जुड़ें। इस रामलीला में सबको प्रभावित करने वाली कलाकार 80 साल की पुष्पा जुनेजा हैं, जो गुरु माता का किरदार निभा रही हैं। पुष्पा की कई सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद उनके जज्बे और मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आती और वे बढ़ चढ़कर रामलीला में अलग अलग किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लेती हैं। प्रभु राम की भूमिका निभा रही प्रतिभा सिंह ने बताया कि इस किरदार को निभाते हुए उनके अपने जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। खुशबू त्रेहन वेलनेस कंसल्टेंट, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है, उसी प्रकार उनकी सफलता के पीछे उनके पति व बच्चे हैं। राम जी कि वो जिस रोल में थे, बहुत ही शालीनता से बात करना, उनके अंदर जो गुण थे वो सारी चीज़ों को अपने अंदर लेके आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक औरत हूँ मैं और मेंस वाली फीलिंग लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है, बट मैं फिर भी बखूबी कर रही हूँ और ईश्वर की दुआ रही तो मैं और अच्छा करूँगी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, इसी तरह बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन आई थिंक देयर इज़ अ मैन, एंड वो अप्रिसिएशन उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में है मेरे हस्बैंड, जो मेरा पूरे तरीके से साथ देते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे टाइम का चैलेंज ज़रूर आता है, क्योंकि मैं 5 से 6 किरदार निभा रही हूँ, जैसे नारद मुनि, स्वरूप नखा, बाली, मंथरा, मेघनाथ। तो ये सारे अपने आप में ही कुछ गंभीर रोल हैं जिनके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि ये विशेष रेलगाड़ियां ज्यादातर पूर्वी भारत के लिए चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में कोच जोड़े जाएंगे। शोभन चौधरी ने कहा कि त्योहार के समय राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर विशेष डेस्क और भीड़ प्रबंधन प्रणाली सहित विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। शोभन चौधरी ने रेल टिकट की कालाबाजारी से बचने के लिए यात्रियों को रेलवे के अधिकतर टिकट काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक कराने के लिए कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने पिछले 9 वर्षों में बंदरगाह आधारित विकास पर काम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। आज मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 के समापन दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों को अपग्रेड करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए गए हैं। क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कार्गो हैंडलिंग और कार्गो वॉल्यूम दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों के टर्न अराउंड समय में काफी सुधार हुआ है और ये दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना में बेहतर है। Performance Index report of 2023 says that the turnaround time of Indian ports is now 0.9 days, which is better than Singapore, which is 1 full day, UAE 1.1 days, Germany 1.3 days, USA 1.5 days, Australia 1.7 days, Russia 1.8 days, and South Africa 2.8 days. So since 2014 to today, a lot of work has happened to facilitate turnaround in the ports. And you're now seeing Indian ports at 0.9 days. India has also risen in the global ranking of international shipment category from 44th rank in 2014 to 23rd rank in 2023. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 23 सालों में जितना FDI देश में आया है उसका 75% पिछले 9 सालों में आया है। 2023, where we are today, had received FDIs, foreign direct investments into India, for all those 23 years. 75% of all those FDIs which came between 2000 and 2023 happened in the last 9 years. I just want to highlight that. अब खबरें फटाफट। भारत ने 7 देशों को 13,40,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किए जाने की दी अनुमति। इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बातचीत के लिए तल अवीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सरकार ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की है घोषणा। यमुनानगर जिले में सेट की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी, 26 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।